आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल भी रख रहे होंगे। रात के बज चुके हैं 8 और जो कहानी का सिलसिला है वो जारी है। और आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है राजस्थान के जोधपुर की। तो क्या है पूरी कहानी, ये सिलसिलेवार मैं आपको बताती हूँ। राजस्थान के जोधपुर में एक जगह पड़ती है सरदारपुरा, और सरदारपुरा में पिछले 25 सालों से अनीता चौधरी एक ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। और ब्यूटी पार्लर के साथ साथ वो और भी कुछ काम करती हैं, यानी उनका प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम था और साथ में वो ब्याज पर पैसा भी दिया करती थी। लेकिन 26 अक्टूबर को रोज की तरह वो अपना पार्लर खोलती हैं। खोलने के बाद दोपहर से वो गायब हो जाती हैं, यानी दोपहर आखिरी बार अपने पति को 1:30 बजे कॉल पर बात करती हैं फोन पर। और उसके बाद रात दोपहर पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन अनीता चौधरी का कहीं कुछ पता नहीं चल पाता। और अगले दिन यानी 27 अक्टूबर को एक खबर निकलकर सामने आती है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो जाती है। और वो खबर होती है कि अनीता चौधरी की लाश के 6 टुकड़े एक 10 फीट गहरे में गड्ढे में दफन हुए हुए हैं। और जब ये बात परिवार को पता चलती है तो परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तो किस तरह इस घटना को अंजाम दिया गया, यही जानने की पूरी कोशिश करेंगे हम इस कहानी में। तो कहानी शुरू होती है 26 अक्टूबर से। 26 अक्टूबर को अनीता चौधरी 1:30 बजे अपने पति को फोन करती हैं, जिनका नाम मनमोहन चौधरी होता है। और अपने हस्बैंड को वो कहती हैं कि मैं किसी काम से अपनी दोस्त के यहाँ जा रही हूँ, और अगर आपको गाड़ी चाहिए तो बता दीजिए, वरना मैं गाड़ी अपने साथ ले जाती हूँ। इस पर हस्बैंड कहते हैं कि नहीं, तुम गाड़ी अपने साथ ले जाओ, मुझे गाड़ी की अभी कोई जरूरत नहीं है। और इतनी बात कहकर और अनीता चौधरी कहती हैं कि ठीक है, मैं शाम को जल्दी वापस आ जाऊंगी। और वो पार्लर से निकल जाती हैं। निकलने के बाद अपनी दोस्त के घर जाती हैं। दोस्त के घर थोड़ी ही देर में वापस अपने पार्लर फिर से आ जाती हैं। और पार्लर के आने के बाद, यानी जब वो पार्लर में आती हैं दोपहर को कोई 2 बजे के आसपास, फिर 10 ही मिनट वो पार्लर में रुकती हैं। और उसके बाद जो शीशे का गेट होता है उसको लॉक कर और जो गाड़ी होती है उसकी चाबी अपने पड़ोस में देकर वो वहां से निकल जाती हैं। निकलने के बाद जब वो अपने घर नहीं पहुंचती रात तक, पूरी रात उनको ढूंढा जाता है, रिश्तेदारों में भी फोन किया जाता है, उनका नंबर मिलाते हैं तो वो भी स्विच ऑफ होता है। तो घर वाले परेशान हो जाते हैं। घर वाले जब परेशान होते हैं तो उसके उनके हस्बैंड अपने बेटे को फोन करते हैं और कहते हैं कि बेटा, मम्मी का आज फोन स्विच ऑफ जा रहा है और तेरी मम्मी अभी तक घर भी नहीं आई है, पार्लर में भी कुछ अता पता नहीं है। अब बेटा कहता है कि ठीक है, मैं आता हूँ, ढूंढते हैं, क्योंकि ऐसा पिछले 25 सालों से वो पार्लर चला रही है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि अनीता चौधरी का या तो फोन नंबर ना मिला हो या फिर वो खुद कहीं लंबे समय के लिए कहीं चली गई हो। इधर बेटा भी परेशान हो जाता है, हस्बैंड भी परेशान होते हैं, काफी ढूंढा जाता है, दोस्तों में भी पूछा जाता है, लेकिन अनीता चौधरी का कहीं कुछ पता नहीं चल पाता। अगले दिन 27 अक्टूबर को बेटा भी और बाप भी दोनों सरदारपुरा थाने में जाते हैं और एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। और रिपोर्ट दर्ज होती है गुमशुदगी की, कि जो अनीता चौधरी हैं वो कल अपने पार्लर पर लास्ट टाइम बात की थी 1:30 बजे, और उसके बाद वो कहीं जाने की बात कर रही थी। और इसके बाद से ना तो उनका नंबर ही मिलकर दे रहा है, ना ही उनकी खुद की कोई खबर है। अब पुलिस जब ये बात सुनती है तो वो उनके साथ उस पार्लर पर आ जाती है। पार्लर पर आने के बाद देखा जाता है कि जो शटर है वो उठा हुआ है, लेकिन जो ब्यूटी पार्लर का शीशे का गेट होता है वो लॉक है। और गाड़ी भी पास में खड़ी होती है और गाड़ी की चाबी वो अपने पड़ोस में दे करके गई थी। अब पुलिस तहकीकात शुरू करती है, लेकिन किसी से आसपास पूछने में कोई चीज या कोई ऐसी सुराग नहीं मिल पाता जिससे ये पता चल सके कि अनीता चौधरी गई कहाँ है। ना ही किसी को कुछ बता करके जाती है, ना ही कोई ऐसा सुराग मिल पाता है। तभी उनकी नजर कुछ सीसीटीवी कैमरा पर पड़ती है। पार्लर के सीसीटीवी कैमरा को खंगाला जाता है जो पार्लर के पास ही लगा हुआ था। इसके बाद वो उस रूट के सीसीटीवी कैमरा को खंगालते हैं जहां जहां से उन्हें लगा कि अनीता चौधरी गई हैं। तो पता चलता है कि 26 तारीख को दोपहर को लगभग 2 बजे अनीता चौधरी को आखिरी बार जिंदा देखा गया था। और वो एक टैक्सी करती हैं और टैक्सी में बैठकर कहीं जा रही होती हैं। अब सीसीटीवी कैमरा में वो टैक्सी का नंबर आ जाता है। टैक्सी का नंबर आने के बाद पुलिस टैक्सी वाले से पूछताछ करती है। टैक्सी वाले से पूछताछ में पता चलता है कि उसने कल मैडम को गंगाड़ा, एक जगह पड़ती है जोधपुर, वहां पर ड्रॉप किया है। अब पुलिस पूछताछ और करती है ड्राइवर से, उसे पूरी बात बताती है कि कल के जब तुम अपनी टैक्सी में बिठाकर ले गए थे, उसके बाद से जो अनीता चौधरी हैं वो लापता हैं, गुमशुदा हैं, उनकी कोई अता पता नहीं है। तो इधर टैक्सी ड्राइवर भी कोऑपरेट करता है और वो पुलिस थाने आ जाता है सरदारपुरा के।
पुलिस उससे और भी चीजें पूछती है कि किससे फोन पर बात कर रही थी या कहीं और जाने की बात हुई थी, तो वो मना कर देता है कि साहब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने एज अ कस्टमर उन्हें बिठाया और उनकी जगह पर जहां उन्होंने बोला गंगाड़ा वहां छोड़ दिया। अब पुलिस ड्राइवर को लेकर और उनके परिवार वालों को लेकर गंगाड़ा पहुंचती है और गंगाड़ा पहुंचने के बाद ड्राइवर से पूछती है कि बताओ किस जगह, तुम्हें कुछ याद है? तो वो सीधा एक घर की तरफ इशारा कर देता है कि साहब जब वो पैसे देकर निकली, मैं 2 मिनट रुका क्योंकि मुझे गाड़ी मोड़नी थी तो मुझे टाइम लगा, तो वो इस घर में गई थी। अब जब घर वाले देखते हैं तो पता चलता है कि ये तो घर जो है वो किस गुलाम उद्दीन का घर है। यानी घर वाले अच्छी तरह उस नाम से परिचित थे और वो सन्न रह जाते हैं कि गुलाम उद्दीन के घर अगर अनीता चौधरी को आना था तो वो हमसे कहकर आती या बता करके आती है, क्योंकि गुलाम उद्दीन से पिछले 25 वर्षों से अनीता चौधरी का भाई बहन का रिश्ता था। यानी अनीता चौधरी गुलाम उद्दीन को मुंह भोला भाई कहती थी अपना, और ये रिश्ता बखूबी मतलब फैमिली का भी था, परिवार का एक दूसरे के घर आना जाना भी था और बहुत अच्छी दोनों में मित्रता भी थी। यानी कि जो फैमिली में मनमोहन सिंह है उनकी भी गुलाम से बहुत अच्छी दोस्ती थी और जो गुलाम की पत्नी थी आबिदा, वो भी उनको अपनी ननद की तरह देखा करती थी, क्योंकि गुलाम जो था वो अनीता को बहन मानता था। अब परिवार वाले सन्न रह जाते हैं कि आखिर मामला क्या है। इधर पूछा जाता है तो गुलाम भी गायब है 27 तारीख से। अब पुलिस की सीधा सुई अटक जाती है गुलामुद्दीन पर, क्योंकि अगर बात कुछ नहीं थी तो गुलामुद्दीन घर पर मिलता, लेकिन गुलामुद्दीन घर पर ही नहीं था। घर पर उसकी बीवी होती है आबिदा। पुलिस उससे पूछताछ शुरू कर देती है। पूछताछ में जैसे शुरू में कातिल और या उसके जो जानकार होते हैं वो बात को इधर उधर घुमाते हैं, सेम ऐसा ही आबिदा ने भी किया। सही से जवाब नहीं दिया, पुलिस को कोऑपरेट नहीं किया। पुलिस अपने साथ आबिदा को लेकर सरदारपुरा थाने आ जाती है। अब इधर गुलामुद्दीन फरार चल रहा है, तो मामला है क्या पूरा, कहां से कहानी शुरू हुई, ये सिर्फ अगर बता सकती थी तो वो आबिदा थी। तो पुलिस आबिदा के ऊपर सख्ती से पूछताछ शुरू कर देती है। पहले तो आबिदा इधर उधर घुमाती है, लेकिन आखिर में वो टूट जाती है और बताती है कि 26 तारीख को अनीता जी घर पर आई थी और मेरे हस्बैंड ने उन्हें एक शरबत पीने के लिए दिया था और शरबत में कुछ उन्होंने जहरीला पदार्थ मिलाया था, जिसके पीते अनीता चौधरी बेहोश हो गई थी या यूं कहिए कि शायद मर चुकी थी। और उसके बाद उन्होंने एक ग्राइंडर लिया और ग्राइंडर से उसके 6 टुकड़े किए। इसके बाद मैं घर चली गई, अपने मायके चली गई, लेकिन जब मैं अगले दिन वापस आई तो वो गड्ढे पर जमीन के ऊपर मिट्टी डाल रहे थे, एक गड्ढे पर। तो मुझे शक है कि उस गड्ढे में ही अनीता चौधरी की लाश है, क्योंकि वो ऐसा कह रहे थे कि मैंने टुकड़े करके दफना दिया है। अब पुलिस आबिदा को लेकर फिर उसी जगह पर आती है, उनके घर के पास जो गंगाड़ा जगह है, और घर के सामने जहां ताजी मिट्टी सी लग रही थी, जब उस गड्ढे को जेसीबी की मदद से खुदवाया जाता है तो पता चलता है कि वो गड्ढा 10 फीट गहरा है। और उस 10 फीट गहरे गड्ढे को जब खोदने के बाद देखते हैं तो उसमें 2 प्लास्टिक की पॉलीथीन पड़ी होती हैं और एक एक पॉलीथीन में 3 टुकड़े और दूसरी पॉलीथीन में 3 टुकड़े, यानी कि 6 टुकड़ों में वो पूरी लाश होती है। पूरी लाश को जब बाहर निकाला जाता है तो देखते हैं कि ये अनीता चौधरी ही है और साथ में एक परफ्यूम की खाली बोतल भी मिलती है, यानी मानो किसी ने पूरा परफ्यूम डाल दिया था कि बदबू बाहर ना आ सके और मामला यहीं दब जाए। लाश को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर जो परिवार वाले होते हैं वो परेशान होते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं और उनको समझ नहीं आता कि एक बहन और एक भाई से मिलने आई भी थी, तो आखिर ऐसा दोनों में क्या हुआ जो पिछले 25 साल का रिश्ता है वो इस तरह तार तार होता नजर आ रहा है कि 6 टुकड़ों में लाश मिली है अनीता चौधरी की। लेकिन ऐसे कई अनसुलझे सवाल उनके दिल और दिमाग में ही रहे, क्योंकि गुलामुद्दीन अभी भी फरार चल रहा है, उसका कहीं अता पता नहीं है। अब इधर पुलिस जो है आबिदा पर दबाव डालती है और पूछती है कि गुलाम का सही से ठिकाना और पता होना चाहिए कि गुलाम कहाँ पर है, लेकिन आबिदा हर चीज से मुकर जाती है कि मुझे उनके ठिकाने का या वो कहाँ गए हैं मुझे इसका कुछ भी नहीं पता। मुझे जो बात पता थी वो मैंने आपको सारी बता दी, लेकिन पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती रहती है। उसके बाद आबिदा एक और खुलासा करती है और वो कहती है कि सारा मामला एक लूट का था। मेरे पति को कुछ गलत लत थी, वो जुआ खेलते थे, वो कर्जे में इतना डूबे हुए थे कि दिन ब दिन कर्जदार घर पर आते थे और गाली गलौज बदतमीजी होती थी। तब मुझे गुलाम ने बताया कि अनीता चौधरी जिनके पास इतना सारा पैसा है वो कैश भी रखती हैं और जो कम से कम ज्वेलरी वो पहने रहती हैं उसकी कीमत भी 8 से 10 लाख रुपए होती है। तो क्यों ना हम अनीता चौधरी को बुलाएं और उसको ही रास्ते से हटा दें। तो जितना जेवर वो पहने होंगी और कैश लेकर आएंगी वो हम रख लेंगे, जिससे हमें निजात मिल जाएगी, इस कर्जे से छुटकारा मिल जाएगा। आबिदा भी उस खेल में शामिल हो जाती है और षड्यंत्र के तहत अनीता चौधरी को 26 तारीख को बुलाया जाता है। अब बुलाने के बाद
जो गुलाम होता है वो उसको एक ड्रिंक पीने के लिए देता है, शरबत पीने के लिए देता है और शरबत में कोई नशीला पदार्थ मिला देता है, या यूं कहिए कोई जहरीली चीज होती है जिसको पीकर अनीता चौधरी मर जाती हैं और उसके बाद ग्राइंडर से उसके 6 टुकड़े किए जाते हैं। और इन सब सबूतों पे देखते हुए एक अंगूठी जो अनीता चौधरी की पहचान की जाती है, उनके पति ने पहचान की, मनमोहन ने, वो आबिदा की उंगली में देखी जाती है। फिलहाल ना तो ज्वेलरी, ना ही फोन, ना ही कुछ और चीजें जो आबिदा की थी, वो कुछ भी मौका वारदात से नहीं मिल पाता है। जबकि जो अनीता चौधरी जिन कपड़ों में घर से निकली थी, कहिए पार्लर से निकली थी, वो कपड़े भी उनके तन पर वो नहीं थे, उनको किसी और तरीके के कपड़े पहना रखे थे। तो पूरी ये जो गुत्थी है वो अभी अनसुलझी है। कितने ही ऐसे सवाल हैं जो पुलिस के आगे खड़े हुए हैं और उनका कोई जवाब नहीं है, और वो जवाब जब तक नहीं मिलेंगे जब तक गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी नहीं हो जाती। तो आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कल फिर आपसे एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड नाइट।